Right. So let us start with asking you a question. Do you hear me? Yes. It is because when I speak, my throat generates sound, basically longitudinal waves. These longitudinal waves travel through a medium. और longitudinal waves क्या होते हैं हम डिटेल में देखेंगे. But whenever you speak or I speak या फिर एक स्पीकर होगा तो it generates some kind of vibration. वो वाइब्रेशन को हम लोग बोलते हैं disturbance in a medium, and that disturbance in a medium generated in a medium travels through that medium and it reaches your eardrum. तो हो क्या रहा है, when I am speaking, throat generates vibration. This vibration travel to you via air, क्योंकि मेरा थ्रोट जो वाइब्रेशन जनरेट करेगा वही फ्रीक्वेंसी का वाइब्रेशन एयर में भी प्रोड्यूस होगा, एंड दोज वाइब्रेशंस विल रीच योर ईयर ड्रम्स, और ये ईयर ड्रम्स विल वाइब्रेट विद द सेम फ्रीक्वेंसी, एंड देन योर ब्रेन प्रोसेसेस दिस वाइब्रेशंस एंड जनरेट्स सम काइंड ऑफ सिग्नल. तो आइडियली साउंड मतलब क्या, साउंड इज अ वेव. कौन सा टाइप का वेव? लॉन्गिट्यूडनल वेव. तो आज का हमारा फोकस होगा, वी विल स्टार्ट विथ न्यू चैप्टर दैट इज साउंड. एंड एज आई गेव यू स्लाइट अमाउंट ऑफ हिंट, मैंने बोलते बोलते दो तीन चीजें डिफाइन कर दी, जैसे साउंड इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव को एक मटेरियल मीडियम लगता है, एंड 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 अ डिस्टर्बेंस जनरेटेड इन अ मीडियम इज डिफाइंड एज अ वेव. तो हम साउंड स्टार्ट करने से पहले हमको बेसिक कॉन्सेप्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे वेव्स के, और ये बेसिक कॉन्सेप्ट आपको 12th में वापस लगने वाले हैं. 12th में दो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6 सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स एंड चैप्टर नंबर 7 विच इज वेव ऑप्टिक्स. तो दीज टू चैप्टर्स आर प्योरली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट यू विल डेवलप हियर. इसके आगे का एक्सटेंशन होगा 12th में, तो बेसिक आइडियाज एकदम क्लियर होने चाहिए. तो we will first start with the introduction of this chapter. बेसिक कॉन्सेप्ट पहले डेवलप करेंगे, जैसे वेव क्या होता है, विच टाइप ऑफ वेव्स आर देयर, कौन से वेव को मटेरियल मीडियम चाहिए, वेव क्या करते हैं, कौन से वेव को मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए, टाइप्स ऑफ वेव कौन कौन से हैं, जैसे मैकेनिकल वेव है, एंड देन यू हैव नॉन मैकेनिकल वेव जिसको आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी बोलते हो. देन देयर इज थर्ड टाइप ऑफ वेव विच इज कॉल्ड एज मैटर वेव, राइट. तो विल स्टार्ट विथ first defining what is a wave. So let us take an example. बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सरफेस ऑफ वाटर है, वेरी कूल काम सरफेस. मोस्टली ठंड में होता है ना, जब विंड नहीं होती तो एकदम कूल काम सरफेस है, एंड देन यू ड्रॉप अ स्टोन ऑन इट. इसके ऊपर हमने एक स्टोन ड्रॉप कर दिया, क्या होता है, क्या होता है? रिपल्स आर जनरेटेड. तो इन दैट केस इस सरफेस पे रिपल्स जनरेट होंगे. रिपल्स जनरेट होंगे मतलब बेसिकली पार्टिकल्स. किसके पार्टिकल्स? पार्टिकल्स ऑफ वाटर, मतलब मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन. मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन या रेस्ट पोजीशन होता है जब हमने डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं किया, तब वो पार्टिकल मतलब मॉलिक्यूल्स कहाँ थे, उस पोजीशन को क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम पोजीशन और मीन पोजीशन. सो व्हेन यू ड्रॉप अ स्टोन ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, then the particles मतलब molecules of the water they start vibrating about their mean position. तो ये disturbance जो हमने generate किया, that disturbance is called as wave. अब होता क्या है, particles तो अपनी ही जगह पे vibrate हो रहे हैं. For example, if I take any particle, suppose this particle, ये तो अपनी ही जगह पे vibrate होता रहेगा, ये particle अपनी जगह पे vibrate होगा, ये particle अपनी जगह पे vibrate होगा. So particles are vibrating at their own position. They are not going from one point to another. बट ये जो डिस्टर्बेंस है, ये जो वेव है, इट इज ट्रैवलिंग आउटवर्ड्स. तो अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, ऊपर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, यू विल सी कि यहाँ पे मैंने स्टोन ड्रॉप किया था, तो ये जो वेव है ये हर डायरेक्शन में कहाँ जा रहा है? आउटवर्ड्स. पार्टिकल्स गए क्या? नहीं, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग एट देयर ओन पोजीशन, बट व्हाट इज ट्रैवलिंग आउटवर्ड्स इज वेव, मतलब डिस्टर्बेंस. इसका मतलब हो क्या रहा है, the particles are vibrating at their own position but the energy of the disturbance is traveling outwards. तो याद रखना, पार्टिकल्स भले ही अपने खुद के पोजीशन पे वाइब्रेट हो रहे होंगे, लेकिन एनर्जी इज ट्रांसमिटेड आउटवर्ड्स. तो जिस पॉइंट पे तुमने वेव जनरेट किया, वहां से एनर्जी कहाँ जा रहा है? बाहर की तरफ. एनर्जी के साथ साथ कौन जा रहा है? मोमेंटम.
तो वेव इज अ ट्रांसपोर्ट सर्विस। ट्रांसपोर्ट क्या करता है, आपको एक जगह से उठाता है दूसरी जगह पे लेके जाता है। तो वेव क्या कर रहा है, वही कर रहा है। क्या कर रहा है, एनर्जी को एक जगह से कहाँ लेके जा रहा है, दूसरे जगह पे। तो वेव क्या करता है, वेव बेसिकली ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। गुड। तो बेसिक बेसिक, और सिर्फ मैंने एग्जांपल आपको वाटर वेव्स का दिया, बहुत सारे एग्जांपल्स है। फॉर एग्जांपल अगर दीवार पे एक साइड पर रस्सी बांध ली, रस्सी का दूसरा एंड मैंने अपने हाथ में रखा एंड आई स्टार्ट वाइब्रेटिंग इट, तो क्या होगा, डिस्टरबेंस है ये। डिस्टरबेंस प्रोड्यूस इन अ मीडियम इज नोन एज वेव। तो यहाँ पे वेव प्रोड्यूस हुआ, और हुआ क्या, आई जस्ट ड्रॉ इट हियर। इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, तो उस स्ट्रिंग के, उस रस्सी के जो पार्टिकल्स होंगे, दोस पार्टिकल्स स्टार्ट परफॉर्मिंग वाइब्रेशंस, और आपको ऐसा एक स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको आप बोलते हो वेव। इन दैट केस फिर आप बोलोगे जो टॉप मोस्ट पॉइंट है उसको क्या बोलते हो, क्रेस्ट, और जो लोअर मोस्ट है, हाँ, तो आप बोलते हो द मीडियम गेट्स डिवाइडेड इनटू अल्टरनेट क्रेस्ट एंड ट्राउट। तो बेसिक आइडिया, पहले वेव क्या है वो इंट्रोड्यूस करेंगे, फिर टाइप्स ऑफ वेव, फिर जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स। तो पहले तो वी विल स्टार्ट विद बेसिक बेसिक। मैं ज्यादा यहाँ पे लिखूंगा नहीं, जस्ट जस्ट टू गिव यू अ कनेक्टिविटी विद द नेक्स्ट टॉपिक। तो इंट्रोडक्शन में आपको पता होना चाहिए कि वेव का मतलब क्या है, डिफाइन कैसे करोगे, वेव करता क्या है, और जब एक मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होता है तो पार्टिकल ऑफ द मीडियम कर क्या रहे हैं। तो नंबर वन, व्हाट इज वेव, इट इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, इट इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम। तो वेव इज अ डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस्ड इन अ मीडियम, wave is a disturbance produced in a medium. For example, for example, when a stone, for example, when a stone is dropped on the surface of water, on the surface of water, ripples are generated, ripples are generated which travel outwards, generated which travels outwards. और भी एग्जांपल है स्ट्रिंग का, बट एज आई टोल्ड यू वी विल डू द मिनिमम राइटिंग वर्क हियर। स्ट्रिंग पे भी सेम केस है। when you have a string, if one end of the string is attached to rigid support while the other end is in your hand, and if you start giving it jerk मतलब vibration start करोगे, the particles of the string they start performing oscillatory motion, vibratory motion, और ये disturbance है, this disturbance travels from one point to another। तो ओवरऑल आइडिया ये है कि जब एक मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होगा तो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं। दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे जाके देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ कि बेसिक्स को लेके चलोगे, आगे जाके तुमको वेव को मैथमेटिकली एक्सप्रेस करना है, तो वो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक आपको एक एक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता। जब एक मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होगा तो पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम क्या कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग वाइब्रेशंस। वाइब्रेशंस चैप्टर नंबर 5 ऑफ 12th, ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखो सीक्वेंस देखो, पहले 5th नंबर चैप्टर में आप ऑसिलेशन के बेसिक्स सीखोगे, फिर 6th नंबर में सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स आएगा। फिर आप बोलोगे कि जब एक मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करते हैं। तो वही ऑसिलेटरी मोशन के इक्वेशंस को यूज करके वेव का इक्वेशन बनेगा। तो दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट दैट ईच पार्टिकल ऑफ द मीडियम परफॉर्म्स oscillatory motion। सिर्फ उतना नहीं, each particle of the medium performs oscillatory motion with same period, same frequency and same amplitude। मैंने एक एग्जांपल दिया था अभी आपको स्ट्रिंग का, आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल ऑफ स्ट्रिंग, कि जब आपके पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को आपने वाइब्रेट कर दिया तो एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको आप बोलते हो वेव। तो यू गेट समथिंग लाइक दिस। फिर तो आइडिया हियर इज, मैंने अब भी बोला ऑल द पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऑल द पार्टिकल्स परफॉर्म ऑसिलेशन विद सेम पीरियड, सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम एम्पलीट्यूड, राइट। तो बट
इफ आई टेक सम पॉइंट्स हियर, मान लो यहाँ एक पॉइंट लेता हूँ ए, ये दूसरा पॉइंट लेता हूँ मैं बी, let me take some point here C, some point over here D, this is some point E, then this is F, let us say this is G, sufficient enough to understand. अब ऐसा है, मैंने बोल दो दिया that the particles, all the particles of the medium perform oscillation with same amplitude. What is the meaning of amplitude? वो define करना पड़ेगा. What is amplitude? Maximum displacement of the particle from mean position. फिर आप बोलोगे कि as I said, all the particles perform oscillation with same amplitude, बराबर, करेक्ट. लेकिन यहाँ तो सिर्फ A पॉइंट है और G पॉइंट है जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, और D पॉइंट है जो नेगेटिव मैक्सिमम पे है. बाकी पॉइंट्स कहाँ पे मैक्सिमम पे है? मैक्सिमम पे है क्या? नहीं, जाएंगे, लेकिन जब जब वो मैक्सिमम पे जाएंगे तो बाकी पॉइंट्स मिनिमम पे आ जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल A पॉइंट नीचे आ जाएगा तो हो सकता है उसका अगला पॉइंट ऊपर जाए, राइट, और C पॉइंट नीचे जाए, फिर D पॉइंट ऊपर जाएगा. तो हो क्या रहा है, सारे के सारे पार्टिकल्स का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इतना. दिस इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दे कैन हैव, बट ऑल द पार्टिकल्स आर नॉट एट देयर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एट द सेम इंस्टेंट ऑफ टाइम. सबके सब एक साथ ऊपर नहीं जाएंगे. तो इसको हम लोग बोलते हैं फेज इज डिफरेंट फ्रॉम पार्टिकल टू पार्टिकल. फेज क्या है वो भी बताऊंगा, सिर्फ याद रखो जितने भी पार्टिकल्स है दे आर वाइब्रेटिंग विद सेम एम्पलीट्यूड. सिर्फ इतना है कि कोई अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे तो है, तो कोई अभी जीरो डिस्प्लेसमेंट पे भी है. तो हर एक पार्टिकल एक साथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे या फिर एक साथ जीरो डिस्प्लेसमेंट पे नहीं होता है. दे आर एट डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम. करेक्ट, यहां तक क्लियर? तो ये याद रखना, ऑल द पार्टिकल्स will have same amplitude. Good. Number 2, they have same time period. मतलब क्या? What is time period? For example, ये तो मैं भी करता रहता हूँ. मैं इधर सेंटर में रुकता हूँ, फिर कुछ बोलता हूँ, फिर यहाँ जाता हूँ, फिर वापस जाता हूँ. तो what I'm doing is oscillatory motion, more or less. Correct? Right? सिर्फ फर्क इतना है कि मेरे हर एक ऑसिलेशन का टाइम पीरियड सेम नहीं है. यहाँ पे तुम कोई भी पार्टिकल लोगे, ये पार्टिकल ए से स्टार्ट हुआ, नीचे गया, वापस ए पे आया, तो उसको कुछ टाइम लगेगा. फॉर एग्जाम्पल 5 सेकेंड्स. तो उसको क्या बोलोगे? टाइम पीरियड. द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन. सिमिलरली ये बी का पार्टिकल ऊपर जाके वापस नीचे आके वापस बी पे आएगा, इसको भी कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड्स. सिमिलरली ये एफ का जो पार्टिकल है ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वापस से एफ पे आएगा, एक चक्कर खत्म. टाइम कितना लगा? 5 सेकेंड्स. तो हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड क्या है? सेम है. ओके, so this is important thing, so remember this will be very important. So wave is a disturbance produced in a medium. For example, when a stone is dropped on the surface of water, ripples are generated which travels outwards. So when a wave propagates through a medium या फिर travels through a medium, when a wave propagates through a medium, the particles of the medium perform, क्या करते हैं? परफॉर्म ऑसिलेटरी मोशन या फिर वाइब्रेशंस. वाइब्रेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, वाइब्रेशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सब एक ही चीज है. सिंपल हार्मोनिक क्यों बोलते हैं इसको वो तुम 12th में सीखोगे डिटेल में, बट आई जस्ट टेल यू. हार्मोनिक फंक्शंस आपको पता है? सुना है हार्मोनिक फंक्शंस? व्हाट आर हार्मोनिक फंक्शंस? साइन और कोसाइन को तुम बोलते हो हार्मोनिक, तो साइन कोसाइन का एक दूसरा नाम भी है हार्मोनिक फंक्शंस. तो जहां जहां साइन कोसाइन आया उसको क्या बोलते हो? हार्मोनिक. अब जब ये जो पार्टिकल्स वाइब्रेट हो रहे हैं, देखो वाइब्रेट होना मतलब मोशन होना, मोशन होना मतलब डिस्प्लेसमेंट होना, डिस्प्लेसमेंट होना मतलब वेलोसिटी होना, वेलोसिटी है तो चेंज भी हो सकता है, तो एक्सेलरेशन भी हो सकता है. मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए 3 पैरामीटर चाहिए: डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन. वाइब्रेशन है मतलब मोशन है, मोशन है मतलब वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज भी हो रहा है तो एक्सेलरेशन भी है. तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के जब आप इक्वेशन लिखोगे तो तीनों में साइन या कोसाइन आएगा. और साइन कोसाइन को तुम कौन सा नाम देते हो?
हार्मोनिक। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में साइन कोसाइन होना मतलब में मोशन कौन सा है? हार्मोनिक मोशन है। दैट इज व्हाई इट विल बी कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन। और सिंपल क्यों? क्योंकि 1D मोशन है अलोंग स्ट्रेट लाइन, इसलिए इसको क्या बोलते हो? सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो वो हम डिटेल में देखेंगे, अभी सिर्फ एक टच देना है कि 12th में ये वर्ड्स वापस आएंगे तो पता होना चाहिए। सो व्हेन अ वेव प्रोपोगेट्स थ्रू अ मीडियम द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम परफॉर्म वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन। द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम, द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम oscillate or vibrate with same amplitude, with same amplitude, same time period, same time period and same frequency। क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड सेम है तो फ्रीक्वेंसी वैसे भी सेम होगा, होना ही चाहिए वो, राइट। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट में इतना सफिशिएंट है टू नो, बुक में बहुत ज्यादा दिया है तो वी विल जस्ट नॉट गो इनटू दैट मच ऑफ डिटेल। देन अब देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स। मैंने जैसे बोला, मैंने स्टार्ट ही ऐसे किया, डू यू हियर मी, आपने बोला यस, व्हाई? बिकॉज यू सेड साउंड। साउंड इज विच टाइप ऑफ वेव? लॉन्गिट्यूडनल। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये जो साउंड वेव है ये मैकेनिकल वेव है। मैकेनिकल वेव मतलब अ वेव विच रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स ट्रांसफर प्रोपगेशन। अगर मैंने इस रूम का पूरा एयर निकाल दिया, यहाँ पे वैक्यूम जनरेट कर दिया, तो जो मैं बोल रहा हूँ तुम सुन नहीं पाओगे। no matter how loud I try to speak, you will not be able to hear me, because sound is longitudinal wave and longitudinal wave requires material medium, उसके बिना होगा नहीं, राइट। तो टाइप्स ऑफ वेव्स में पहला टाइप हमको देखना है, सिर्फ डिफाइन करना है, दैट इज मैकेनिकल वेव। दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव, और नॉन मैकेनिकल वेव का बेस्ट एग्जांपल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। बेस्ट एग्जांपल इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तीसरा मैटर वेव्स। मैटर वेव्स क्या है वो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, लेकिन डिटेल्स विल बी डिस्कस अगेन चैप्टर नंबर 14 ऑफ 12th, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। तो टाइप्स ऑफ वेव्स, सबसे पहला टाइप ऑफ वेव है मैकेनिकल वेव। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मैंने आपको दो एग्जाम्पल दिए, तीन एग्जाम्पल दिए, एक तो एक स्टोन ड्रॉप कर दिया तुमने वाटर के सरफेस पे, जो रिपल्स बने, अगर वहां वाटर नहीं होता तो रिपल कभी बनता नहीं। मतलब ये जो वाटर वेव्स थे, दे आर मैकेनिकल वेव बिकॉज दे नीड अ मीडियम। फॉर एग्जाम्पल, एक रस्सी का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, स्ट्रिंग का। एक स्ट्रिंग है, एक एंड उसका दीवार पे बांध के रखा, दूसरा एंड इज इन योर हैंड, एंड देन यू वाइब्रेट इट एंड यू सी दैट द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम दे आर वाइब्रेटिंग अप एंड डाउन। तो ये भी कौन सा वेव है? मैकेनिकल, क्योंकि यहाँ पे मीडियम कौन है? स्ट्रिंग। फॉर एग्जाम्पल साउंड वेव, ये भले ही लॉन्गिट्यूडनल है लेकिन इसमें मीडियम कौन है? एयर, राइट। और सिर्फ एयर होता है ऐसा नहीं है, ये तो ह्यूमन ऑडिबल रेंज के लिए एयर की बात हो रही है। आपको पता है अल्ट्रासाउंड बहुत जगह पे यूज होता है, हाँ बहुत जगह पे। सोनोग्राफी में यूज होता है। सोनोग्राफी में दे सेंड साउंड वेव्स इनसाइड योर बॉडी, एंड देन दो साउंड वेव्स मतलब लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन, दे आर रिफ्लेक्टेड बैक एंड देन दे मेक अप इमेज आउट ऑफ इट। उसमें से इमेज बनता है, यू कैन गेस कि यहाँ पे क्या है, वहां पे क्या, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सेम थिंग इज यूज्ड टू डिटेक्ट फ्रैक्चर्स इन बॉडीज ऑफ, फॉर एग्जांपल एरोप्लेन है, उसका बॉडी बना रहे हो, उसमें अगर एक भी क्रैक रह गया, गए। टेक ऑफ तो कर लेगा, लैंडिंग तक वापस वो रहेगा नहीं, गॉन। तो अभी डिटेक्ट कैसे करना? तो अगर बॉडी के अंदर क्रैक है तो कैसे डिटेक्ट करोगे? उसको तोड़ के तो देख नहीं सकते ना, चलो तोड़ेंगे देखेंगे तो टूट ही जाएगा फिर वो। तो अगेन द सेम थिंग इज डन, दे सेंड साउंड वेव्स, साउंड वेव रिफ्लेक्ट होके आते हैं, वो डिटेल में हम देखेंगे। तो रिफ्लेक्टेड साउंड से समझ में आता है कि क्रैक है कि नहीं। और द बेस्ट एग्जांपल टाइटैनिक, वो डूबा ही इसलिए था क्योंकि जो कैप्टन था उसका ध्यान नहीं था। तो नीचे पानी के अंदर, शिप के नीचे एकदम बॉटम पे एक डिवाइस होता है जो साउंड वेव्स जनरेट करता है। वो साउंड वेव जाता है, रिफ्लेक्ट होके वापस आता है। तो यू नो वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट।
तो डिस्टेंस इज वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस, वेव गया, वेव जनरेट हुआ और वेव वापस आके डिटेक्ट हुआ, तो टाइम तो पता लग गया ना। प्रोड्यूस करके गया, वापस आया, मान लो 10 मिनट में आया, इमेजिन 10 मिनट्स। स्पीड ऑफ साउंड तो पता ही होता है वाटर में, तो वेलोसिटी इनटू टाइम से क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस। और डिस्टेंस को डिवाइड बाय 2 करोगे, क्यों, क्योंकि ये जाने का और आने का है, डिवाइड बाय 2 करोगे तो उससे आपको एग्जैक्ट डिस्टेंस मिल जाएगा कि वो जो आइसबर्ग था वो कितना दूर है, राइट। तो हमको ऐसा पानी के अंदर अगर कोई ऑब्स्टेकल है तो वो कितना दूर है, वो डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ साउंड वेव्स। वो कैप्टन का ध्यान ही नहीं था, गए, इतना पास में आ गए कि जब उसका ध्यान गया एंड दे ट्राइड टू मेक अ टर्न, इट वाज नॉट पॉसिबल टू चेंज डायरेक्शन। क्यों, क्योंकि शिप इज वेरी लार्ज, यू नो मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी, मास ज्यादा होगा तो इट इज नॉट वेरी इजी टू चेंज डायरेक्शन, इट इज नॉट वेरी इजी टू ब्रेक ऑल्सो, ब्रेक लगाना भी पॉसिबल नहीं है। इसलिए तुम अगर देखोगे तो जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, ट्रक्स होते हैं, या फिर बड़े बड़े ट्रॉले होते हैं, दे नॉर्मली विल टेल यू कि ओवरटेक करना नहीं, क्योंकि उनके लिए मोमेंटम को ब्रेक करना पॉसिबल नहीं होता है। कितना भी स्ट्रांग ब्रेकिंग सिस्टम लगा दो, मास इतना हैवी है, टन्स में है, टन्स में, 2 4 10 किलोग्राम नहीं है, वो टन्स में है। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू अप्लाई ब्रेक इंस्टेंटली। इट इज नॉट लाइक बाइक, डिस्क ब्रेक लगाया एक जगह पे गाड़ी रुक गई। तो दैट इज द प्रॉब्लम हियर। तो साउंड वेव का यूज यहाँ पे भी होता है। तो ये जो वेव्स है, दीज आर मैकेनिकल वेव्स, द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम, राइट। ब्रेकिंग सिस्टम में साउंड वेव का यूज नहीं है, सिर्फ मैं आपको एग्जांपल बताया था मोमेंटम का। तो एनीवेज, तो 3 टाइप के मैकेनिकल वेव वी हैव डिस्कस सो फार। तो मैकेनिकल वेव डिफाइन करना है तो कैसे डिफाइन करोगे, द वेव्स विच रिक्वायर मटेरियल मीडियम फॉर देयर प्रोपोगेशन। और मैंने एक चीज यहाँ लिखी नहीं इंट्रोडक्शन में जो आपको पता होना चाहिए, वेव क्या काम करता है। वेव बेसिकली ट्रांसफर्स एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, along with transferring energy it also transfers momentum from one point to another। मतलब waves are transport service for energy, they take energy from one point and take it to another point। The mechanical waves, the waves the waves which require material medium for their transfer, material medium which require material medium for their transfer or for their propagation are known as mechanical waves, are known as mechanical waves। Examples are many. Water waves, then waves on string, waves on string, आगे जाके मैं बोलूंगा waves on stretched string, फिलहाल नहीं, waves on string, then sound waves। अभी एक बेस्ट एग्जाम्पल यू नो, सिस्मिक वेव्स, सिस्मिक वेव्स, क्योंकि वेरी रिसेंटली you have been listening about that earthquake। तो earthquake के जो वेव होते हैं वो सिस्मिक वेव्स होते हैं। और जो कुछ भी तुम वेव का प्रॉपर्टी स्टडी करोगे 11th और 12th में, वो सारा का सारा वहां पे एप्लीकेबल है, वो बताऊंगा मैं। इंटरफेरेंस नाम की चीज है, वो भी होता है वहां। तो सिस्मिक वेव्स दे ट्रेवल थ्रू अर्थ बिकॉज ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स शायद सुना होगा आपने, नहीं सुना होगा तो डोंट वरी। अर्थ के नीचे जो क्रस्ट है वो सॉलिड नहीं है, तो वो मोल्टन है, उसके ऊपर हमारा अर्थ का सॉलिड सरफेस है। तो अर्थ इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली डिफरेंट प्लेट्स, और वो प्लेट मूव होते रहते हैं। तो जब एक प्लेट दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तो फिर क्या होता है, वेव जनरेट होते हैं, इसको क्या बोलते हो, सिस्मिक वेव्स। एंड द वेव ट्रैवल आउटवर्ड फ्रॉम द इनसाइड टू द सरफेस ऑफ अर्थ। तो ये जो वेव्स है, वेव्स क्या है, डिस्टर्बेंस है, क्या हो रहा है उसमें, पार्टिकल्स आर वाइब्रेटिंग, तो वो ग्राउंड को वाइब्रेट करना चालू कर देते हैं, एंड हेंस दिस बिल्डिंग्स कोलैप्स इफ दे आर नॉट earthquake prone। So seismic waves is also an example of mechanical wave। Then you have non-mechanical wave,
नॉन मैकेनिकल वेव में वी ओनली टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिकॉज बाकी तो हमको कुछ पता है नहीं, वी नो ओनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो इफ यू नो, नहीं पता तो आज पता लग जाएगा. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशंस, एक होता है मैग्नेटिक फील्ड वाइब्रेशंस, एंड यू हैव डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो इमेजिन वी हैव अ वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच इज प्रोपोगेटिंग अलोंग एक्स एक्सिस. मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन है अलोंग जेड एक्सिस एंड मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन है अलोंग वाई एक्सिस. तो यहाँ पे अभी वाइब्रेशन देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशंस का मतलब क्या, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉब्लम आता है कि इमेजिनेशन कर नहीं पाते. मैंने अगर बोला होता कि रस्सी है, रस्सी को वाइब्रेट कर रहे हो तो तुम इमेजिन कर पाओगे, हाँ वो पार्टिकल ऊपर गया फिर नीचे आया, ऐसा स्ट्रक्चर बना. लेकिन जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात आती है, मैंने बोला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ वेव विच कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. तो इमेजिनेशन करना हो जाता है डिफिकल्ट. चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तुमको पता है क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? 1/4π/0 Q/r² या फिर फोर्स अपॉन चार्ज, वो ठीक है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन इन विच इफ अनदर चार्ज कम्स इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. और इलेक्ट्रिक फील्ड की एक गिवन पॉइंट पे वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल 5, फॉर एग्जांपल 10, फॉर एग्जांपल 8, फॉर एग्जांपल 12, 100, 200, 500 जो होगा वो. अगर ऐसा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो से मैक्सिमम जा रही है, मान लो 10, फिर जीरो हो रही है, फिर माइनस जा रही है -10, फिर जीरो हो रही है, फिर +10, फिर जीरो हो रही है, फिर -10, फिर जीरो हो रही है, तो इसको बोलते हो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या बोलते हो इसको? ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. So this electric field in which the value of electric field is varying from positive maximum to negative maximum, इसको क्या बोलते हो? वाइब्रेटिंग या फिर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल इंक्रीज बिकम मैक्सिमम, डिक्रीज बिकम नेगेटिव मैक्सिमम, देन बिकम जीरो अगेन इंक्रीजेस. तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस. और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उसको बोलते हो एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को नॉर्मली डिनोट करते हैं E0 से. तो नोटेशंस भी याद रखना, E0 B0 मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशंस है उस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर होता है मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन. मतलब फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑसिलेटिंग अप एंड डाउन, तो मैग्नेटिक फील्ड विल बी इनसाइड एंड आउटसाइड, राइट. तो ये आ जाएगा आपके पास डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड एज B0, एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. तो मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन विच प्लेन? XY प्लेन, ये XY प्लेन है. इलेक्ट्रिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग इन XZ प्लेन एंड द वेव इज प्रोपोगेटिंग इन X डायरेक्शन, अलोंग X डायरेक्शन. तो electromagnetic waves are non-mechanical waves in which electromagnetic waves are non-mechanical. Non-mechanical का मतलब ये है they do not require material medium for their transport. इसका मतलब ये नहीं है कि मीडियम से जाता ही नहीं है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मीडियम से भी पास होता है, पास तो हो ही रहा है ना. ये लाइट चालू किया, ये क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. यहाँ पे मीडियम कौन है? एयर है. पास हो रहा है, यस. नहीं तो तुम मेरे को देख ही नहीं पाते, सिंपल. चश्मा पहन नहीं पाते क्योंकि दिस इज ग्लास, ग्लास इज अ मीडियम. होता है ना, पास होता है तब तो दिखता है. तो ऐसा नहीं है कि वो नॉन मैकेनिकल वेव होने की वजह से वो मीडियम से पास ही नहीं होगा, वो मीडियम से भी पास होगा, और अगर मीडियम नहीं होगा तो भी वो पास होगा. इट प्रोपोगेट्स थ्रू बोथ मटेरियल मीडियम एज वेल एज इफ देयर इज नथिंग, वैक्यूम आल्सो. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर नॉन मैकेनिकल वेव्स, नॉन मैकेनिकल वेव्स which do not necessarily require, which do not necessarily मतलब कंपल्सरी कंडीशन नहीं है, which do not necessarily require material medium for the transfer, require necessarily require material medium, material medium for their propagation, for their propagation.
तो मटेरियल मीडियम में से भी प्रोपोगेट होगा और मटेरियल मीडियम नहीं होगा तो भी प्रोपोगेट होगा. एंड इन दिस वेव्स वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field which are oscillating perpendicular to each other as well as to the direction of propagation. So electromagnetic waves consist of oscillating electric and magnetic field, oscillating electric and magnetic fields which are mutually perpendicular to each other, which are mutually perpendicular to each other as well as direction of propagation, तो एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर है ही और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को भी क्या है, परपेंडिकुलर है. थर्ड टाइप ऑफ वेव, दे आर नोन एज मैटर वेव्स. अब ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा मैं सिर्फ इंट्रोड्यूस करूंगा, डिटेल 12th में आएगा. फिजिक्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, फेनोमेना है, जैसे कि इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन. ये सारे वेव प्रॉपर्टीज है. जो कोई भी चीज ये प्रॉपर्टी को डिस्प्ले करेगा, शो करेगा, वो क्या होगा, वेव होगा. और ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज है जो प्योरली पार्टिकल के प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कोलिजन, जैसे कि स्कैटरिंग. तो दो पार्टिकल कैन कोलाइड विद ईच अदर, और कभी भी वेव का कोलिजन नहीं होता है. वेव एंड वेव कोलिजन कभी सुनोगे नहीं, क्योंकि होता नहीं है, राइट. आगे जाके देखेंगे, थोड़ा हायर लेवल फिजिक्स है वो. लेकिन इफ समथिंग इज शोइंग इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पार्शियल रिफ्रैक्शन, ये सब के सब प्रॉपर्टीज किसके हैं, स्ट्रिक्टली वेव्स के, बराबर. और कोलिजन किसका प्रॉपर्टी है, पार्टिकल का. इसका पार्टिकल का. तो 12th में चैप्टर नंबर 14 है ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, जिसमें हम ये देखते हैं कि रेडिएशन जो आइडियली वेव होना चाहिए, लेकिन सम केसेस में इस रेडिएशन का कोलिजन हो रहा है. लेकिन कोलिजन किसका प्रॉपर्टी था, पार्टिकल. इसका मतलब ये जो रेडिएशन है वो कैसा बिहेव कर रहा है, पार्टिकल. मतलब रेडिएशन का डबल नेचर हो गया, ड्यूअल नेचर. वेव नेचर भी है और पार्टिकल भी है. दोनों एक साथ नहीं होते, या तो वो वेव होता है या फिर वो पार्टिकल होता है, राइट. फिर अगर रेडिएशन के ड्यूअल नेचर है, वेव एंड पार्टिकल, तो मैटर का भी ड्यूअल नेचर है. तो मैटर तो पार्टिकल है ही, एडिशनली क्या है, वेव है, राइट. इसका मतलब एनी मूविंग पार्टिकल, अभी किसका ध्यान नहीं होगा अगर क्लास में, तो समझो ये रबर उठा के मैं मारूंगा, तो ये पार्टिकल है, इट स्टार्ट्स मूविंग. तो तुमको दिखता कैसा है, यू सी दैट दिस हैज दिस टाइप ऑफ ट्रैजेक्टरी, है ना. पर अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, आगे आएगा वो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस, ऐसा होता ही नहीं है. उसके हिसाब से कैसा होता है पता है, हाँ. तो एनी मूविंग पार्टिकल हैज अ वेव एसोसिएटेड विथ इट. पर ये वेव हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, वो आप सीखोगे 12th में. क्यों नहीं, इसका वेवलेंथ होता है 10⁻⁻34 से कम, एंड द मिनिमम लेंथ यू कैन डिटेक्ट इज 10⁻⁻34 थ्योरेटिकली. प्रैक्टिकली तो 10⁻⁻15 16 से नीचे हम जा नहीं पाते. जितने भी हमारे पास अच्छे से अच्छे इंस्ट्रूमेंट है उससे भी नहीं जा पाते. और वो 10⁻34 को क्या बोलते हो, प्लैंक लेंथ. प्लैंक लेंथ से नीचे तुम कुछ मेजर कर नहीं सकते हो. और आप देखोगे कि इसका जो वेवलेंथ आता है वो उससे भी कम आता है, 10⁻⁻40 -50 में जाता है वो, तो कैन नॉट बी मेजर्ड. तो ये जो वेव है, दिस इज एसोसिएटेड विद अ मूविंग पार्टिकल, इसको क्या बोलते हो, मैटर वेव. सो वेव associated with moving particles or moving objects is known as matter wave. The waves associated with moving objects or particles is known as matter wave. Is known as matter wave.
तो अगर आप कोई भी टेक्स्ट बुक लाते हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, और उसका कवर पेज अच्छे से देखते हो, तो कवर पेज के ऊपर, अभी मुझे न्यू का तो नहीं पता, लेकिन हम हमारे टेक्स्ट बुक में था, कवर पेज के ऊपर ऐसा एक न्यूक्लियस दिखाते थे अंदर, और न्यूक्लियस के बाहर ऐसा कुछ दिखाते थे। तो दे यूज टू शो समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ दिखाते थे वो। अभी मैं प्रॉपर डायग्राम नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट ठीक है, दैट्स ओके। देखा है कहीं पे ऐसा? देखा है? ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर नॉर्मली कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। तो व्हाट दे मस्ट हैव शोन इज, दिखाना क्या चाहिए था? दिखाना ऐसा चाहिए था, एक ऑर्बिट जिसमें क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। लेकिन ऐसा क्या दिखाते हैं वो? सम काइंड ऑफ वेव। मतलब दे आर ट्राइंग टू टेल यू, इलेक्ट्रॉन which you think is a particle is not a particle when it is orbiting around nucleus। तो वो पार्टिकल है ही नहीं, वो कौन है? वेव है। कौन है वो? हाँ, कब? when it is revolving around nucleus। अब क्योंकि वो वेव है, तो मुझे बताओ, यहाँ से भी वेव्स आ रहे हैं, लाइट, ट्यूबलाइट है ना, उसमें से क्या निकल रहा है? वेव। तो बताओ वेव कहाँ है? क्वेश्चन आ गया ना, कहाँ है, कहाँ है? ऐसा कैसा क्वेश्चन है, कहाँ है? हर जगह पे है। तो वेव को तुम लोकेट कर सकते हो, तो फिर इलेक्ट्रॉन को लोकेट कर सकते हो? नहीं कर सकते। फिर वहां से आता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी, एसपीडीएफ, ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल का मतलब ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है नहीं, तो तुम लोकेट कर नहीं सकते, तो फिर क्या करोगे? प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे। तो फिर वहां से शेप बनते हैं, स्पेरिकल, डम्बल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो जो शेप है, दे आर नथिंग बट प्रोबेबिलिटीज ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। गुड। तो ये याद रखना कि वो शेप आए क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज नॉट पार्टिकल व्हेन इट इज ऑर्बिटिंग अराउंड न्यूक्लियस, इट इज वेव। वो भी हम प्रूव करेंगे 12th में, वो भी शो करना है आपको, मैथमेटिकली शो करना है कि यस, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट पार्टिकल्स बट वेव्स। तो यहां तक क्लियर? अब चाहे वो मैकेनिकल वेव हो, चाहे वो नॉन मैकेनिकल वेव हो, चाहे वो मैटर वेव हो, इन सब के साथ कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज रिलेटेड है, जैसे एम्पलीट्यूड, जैसे टाइम पीरियड, जैसे फ्रीक्वेंसी, जैसे फेज, फेज डिफरेंस, और भी दो तीन है। जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज वेवलेंथ, फॉर एग्जांपल व्हाट इज डबल पीरियोडिसिटी। तो पहले हम लोग सारे के सारे बेसिक डेफिनेशंस देखेंगे। तो सम बेसिक डेफिनेशंस, और ये डेफिनेशंस हर टाइप के वेव के लिए, मोर और लेस हर टाइप के वेव के लिए एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। नॉर्मली एम्पलीट्यूड को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो बताओ कैसे डिफाइन करोगे? द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जैसे अगर मेरे पास एक रस्सी था, जब तक मैंने वाइब्रेट नहीं किया, ये सारे के सारे पार्टिकल कहाँ पे है? इस रस्सी पे है। ऑल दिस पार्टिकल्स आर ऑन द स्ट्रिंग। जब तक हमने इसमें से डिस्टरबेंस प्रोड्यूस नहीं किया, डिस्टरबेंस प्रोपोगेट नहीं किया, तो सारे के सारे पार्टिकल इस स्ट्रेट लाइन पे है। तो इसको क्या बोलते हो? इक्विलिब्रियम पोजीशन। क्या बोलते हो इसको? इक्विलिब्रियम पोजीशन। और जैसे ही आपने डिस्टरबेंस प्रोड्यूस किया, तो होता क्या है? पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। तो कोई पार्टिकल मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे भी होगा, कोई नो डिस्प्लेसमेंट में भी होगा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, एंड व्हेन यू कनेक्ट दिस डॉट्स, व्हाट डू यू सी इज अ वेव। तो जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, उसको क्या बोलते हो? एम्पलीट्यूड। तो यू कैन सी दिस इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। नॉर्मली हम लोग मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन को डिनोट करते हैं ए से। सो डिफाइन करने के लिए भी इजी है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, the maximum displacement of of particles of the medium, of particles of the medium, कौन सा medium through which wave is propagating? The maximum displacement of the particle of the medium through which wave is propagating, या through which disturbance is propagating, through which wave is propagating from which position? Equilibrium position।
इक्विलिब्रियम पोजीशन को दो तीन नाम और है, रेस्ट पोजीशन या फिर मीन पोजीशन। तो फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन और रेस्ट पोजीशन और मीन पोजीशन इज नोन एज एम्पलीट्यूड। अब और भी कुछ बेसिक चीजें हैं जो मैं लिखूंगा नहीं, सिर्फ बता दूंगा। तो एम्पलीट्यूड क्या है? ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस है ना, तो मेजर किसमें करोगे? मीटर। डायमेंशन क्या होगा? L⁻⁴ डन। दूसरा डेफिनेशन है वेवलेंथ। तो व्हाट इज वेवलेंथ? बराबर, मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट और टू सक्सेसिव ट्रफ इज नोन एज वेवलेंथ डिनोटेड बाय लैम्डा। वो 10 तक ठीक। अब 11th ऑनवर्ड्स वेवलेंथ का डेफिनेशन, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड टू सक्सेसिव ट्रफ ये रॉन्ग डेफिनेशन है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, करेक्ट है। लेकिन वो बहुत सिंपल लेवल पे तुम सोच रहे हो, तो थोड़ा सा तुमको अब लेवल अप करना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ समथिंग कॉल्ड एज फेज। वो फेज क्या मैं आगे बताने ही वाला हूँ। आई जस्ट गिव यू हिंट, फिर फेज का हम डिस्कस करेंगे ही, आज ही होगा वो मोर और लेस। देखो होता क्या है, मैंने अभी आपको जस्ट एग्जांपल दिया कि हमारे पास एक स्ट्रिंग था। जब तक तुमने डिस्टरबेंस इसमें प्रोड्यूस नहीं किया तो सारे के सारे पार्टिकल्स they are at mean position. Unless you produce a disturbance, all the particles are where are at their mean position, equilibrium position, rest position. Good. The moment you generate disturbance, the particles of the medium start क्या करते हैं? स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वेरी गुड। और मैंने आपको जैसे पहले बताया कि सारे के सारे पार्टिकल एक साथ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में नहीं जाते, वो एक साथ मीन पे भी नहीं आते। तो होता क्या है, जहां से आपने वेव को स्टार्ट किया, अब डेफिनेटली वो एंड तो तुमने बांध के रखा है, तो तुम वेव यहीं से प्रोपोगेट करोगे। तो जो लेफ्ट साइड के मॉलिक्यूल्स है वहां पर डिस्टर्बेंस पहले पहुंच रहा है, बराबर, क्योंकि वेव कहां से स्टार्ट हुआ, मान लेते, चलो इसको बोलते हैं ओ पॉइंट, ओरिजिन। मान लेते हैं ये ओरिजिन है ओ। तो वेव स्टार्ट कहां से हुआ? तो पहले वो कहां पे पहुंचा? ओरिजिन पे। फिर कहां पहुंचा? दूसरे पॉइंट पे। फिर कहां पहुंचा? यहाँ पे। फिर यहाँ पे। फिर यहाँ पे। उसके बाद फिर उसके बाजू के पॉइंट पे, फिर यहाँ पे आ गया, बराबर। तो वेव मतलब डिस्टरबेंस इज नॉट रीचिंग ऑल द पॉइंट्स साइमल्टेनियसली। वो कहीं पे पहले पहुंच गया, कहीं पे बाद में पहुंच गया। मतलब किसी पार्टिकल का वाइब्रेशन पहले स्टार्ट हो गया, किसी का बाद में होगा। यहां तक क्लियर? इट इज इंपॉर्टेंट ना, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये समझेगा तो आगे फेज और फेज डिफरेंस के कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर वो समझेगा तो इंटरफेरेंस पूरा का पूरा बेस्ड है ऑन दैट कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंड फेज डिफरेंस। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट। आपको ये कॉन्सेप्ट समझना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, देयर इज नो ऑल्टरनेटिव, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, राइट। तो हो क्या रहा है, लुक, ये बन गया आपका वेव। और वेव जब जनरेट होता है तो पार्टिकल्स क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। अगर मैं दो पॉइंट की बात करूं, स्पेसिफिकली दो पॉइंट लेता हूं, चलो तीन लेता हूं, चलो चार लेता हूं। ये लेते हैं ए, ये आ गया बी, ये आ गया सी, ये आ गया डी, बराबर। इन सब पॉइंट में एक चीज कॉमन है, ऑल ऑफ देम आर एट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। इन चारों में और एक चीज कॉमन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ये सारे के सारे एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ ऊपर आएंगे, तो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी आल्सो सेम। इन चारों में एक चीज कॉमन नहीं है, नंबर ऑफ ऑसिलेशन। वेव पहले कहां पहुंचा था? ओ, उसके बाद ए, मतलब ए, मैं एबीसीडी की बात कर रहा हूं। एबीसीडी में से पहले किस पे पहुंचा? ए पे, बराबर। जब ये वेव बी पे पहुंचा तब बी का तो पहला ही ऑसिलेशन शुरू हुआ, लेकिन ए का दूसरा है ना। सी का जब सी पे पहुंचा तो ए का तीसरा, बी का दूसरा और सी का पहला। जब डी पे आएगा तो डी का फर्स्ट, सी का सेकेंड एंड फोर्थ, बराबर। तो तीन में से दो चीज सेम है। तो फेज मतलब क्या? फेज गिव्स यू द इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्प्लेसमेंट, अबाउट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
and about number of oscillation, right? तो ये जो 4 पार्टिकल है जिनका सिर्फ ऑसिलेशन नंबर अलग है, बाकी दोनों चीजें सेम है, उसको आप बोलते हो दिस पार्टिकल्स आर इन फेज। क्या बोलते हो? इन फेज, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट सेम एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। वो सारे के सारे एक साथ अगर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है तो एक साथ वो मीन पे भी जाएंगे, एक साथ वो नेगेटिव मैक्सिमम पे भी जाएंगे, नेगेटिव मैक्सिमम पे भी एक साथ ही जाएंगे। सारे पार्टिकल ए बी सी डी, ये 4 पार्टिकल एक साथ नीचे जाएंगे, एक साथ नेगेटिव साइड में जाएंगे, एक साथ वापस मीन पे आएंगे और एक साथ वापस से मैक्सिमम पे आएंगे। तो ये ग्रुपिंग कर लिया इन्होंने, हम साथ साथ है वाला स्टोरी। जो करेंगे साथ करेंगे, लेकिन इतना करेंगे कि पहले तू जा वो क्लास लगा के, फिर मैं 2 दिन के बाद आऊंगा, फिर मैं 2 दिन के बाद आऊंगा। इट इज जस्ट अ जोक टू अंडरस्टैंड थिंग्स। गुड, यहाँ तक क्लियर? तो दिस पार्टिकल्स आर सेड टू बी इन फेज। क्लियर? पक्का? तो अब तुम मुझे, आपने मुझे ये बताया, क्या बताया? व्हाट इज वेवलेंथ? द डिस्टेंस बिटवीन 2 सक्सेसिव क्रेस्ट और 2 सक्सेसिव ट्रफ। अब ये डेफिनेशन चेंज होगा। द डिस्टेंस बिटवीन 2 successive particles which are in same phase, which are in same phase of vibration. So the distance between two successive particles which are in same phase is known as wavelength. ये फेज और फेज डिफरेंस हम डिटेल में और स्टडी करेंगे, लगने ही वाला है वो, तो वी विल स्टडी इन डिटेल। देन अगला डेफिनेशन है टाइम पीरियड। बराबर? टाइम पीरियड ना, पीरियड ऑफ वेव, टाइम पीरियड ऑफ वेव। तो सिंपल है, जिस मीडियम में से वेव प्रोपोगेट होता है उस मीडियम के पार्टिकल्स परफॉर्म करते हैं ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा उसको बोल देते हो टाइम पीरियड। द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल ऑफ द मीडियम थ्रू विच वेव इज प्रोपोगेटिंग टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज नोन एज टाइम पीरियड। द टाइम टेकन by the particle through which wave is propagating to complete one oscillation, or one vibration is known as period of wave. टाइम पीरियड ऑफ वेव एक ही बात है। बराबर? फिर है फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी? हाँ, चलो मैं सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। और फ्रीक्वेंसी को डिनोट करने के लिए कहीं पे एन यूज करते हैं, कहीं पे एफ यूज करते हैं, कहीं पे नू यूज करते हैं। डिपेंड करता है टॉपिक टू टॉपिक, क्योंकि कई टॉपिक में, फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट, लेट अस से इफ यू टॉक अबाउट रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स में कई जगह पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट करते हैं, कहीं पे म्यू से डिनोट करते हैं। तो अगर किसी एक स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से डिनोट किया गया है, तो तुम एन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए यूज करो, तो फ्रीक्वेंसी के लिए तुम एफ या फिर नू यूज करोगे, राइट? कहीं पे एफ किसी और चीज के लिए रिजर्व होता है, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो टॉपिक टू टॉपिक सिंबल विल चेंज, डजंट मैटर, फर्क क्या पड़ता है, आइडिया तो वही है। एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज एक पार्टिकल को 0.25 सेकेंड लगता है एक राउंड कंप्लीट करने में। बराबर? तो एक सेकंड में कितने राउंड कंप्लीट करेगा? 4। इसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। डन। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस परफॉर्म बाय अ पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो हो गया। या फिर रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वाइब्रेशंस और ऑसिलेशंस, the number of vibrations
परफॉर्म्ड बाय द पार्टिकल of the medium through which wave is propagating per unit time, मैं वो लिखूंगा नहीं अब, मैं सिर्फ बोल दूंगा the number of vibrations performed by the particle per unit time is known as frequency. अब ये सब लिखना जरूरी क्यों होता है? the number of vibrations performed by the particle through the medium through which wave is propagating. क्यों तुम फ्रीक्वेंसी किसका डिफाइन कर रहे हो? पार्टिकल का कि वेव का? तो तुम डिफाइन कर रहे हो वेव का और लिख रहे हो पार्टिकल के लिए, इसलिए मेंशन करना पड़ता है थ्रू विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग। ये पहला डेफिनेशन है। और एक है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। और एक है, अगर मैंने एक मीडियम में जिसमें से वेव प्रोपोगेट हो रहा है वहां पे अगर एक पॉइंट ले लेता हूं मैं, एक पॉइंट, इस एक पर्टिकुलर पॉइंट में से एक सेकंड में कितने वेव्स पास हुए उसको बोलते हो फ्रीक्वेंसी। द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑफ द मीडियम पर यूनिट टाइम इज आल्सो नोन एज फ्रीक्वेंसी। लेकिन हम फिलहाल उस डेफिनेशन में जाएंगे नहीं, क्योंकि वो डेफिनेशन यूज करने के लिए पहले वन वेव मतलब क्या वो पता होना चाहिए। व्हाट इज वन वेव? व्हाट इज वन वेव? नहीं पता ना, इसके लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे। व्हाट इज वन वेव? crest to crest is half a wave. वन वेव, वन वेव। तो ये वन वेव क्या होता है वो 12th में डिफाइन करेंगे, तो फिलहाल इसको मैं ऐसे रखूंगा, नंबर ऑफ वाइब्रेशन परफॉर्म बाय द पार्टिकल पर यूनिट टाइम इज नोन एज फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टाइम पीरियड, ऐसा यूनिट हर्ट्ज, 1 अपॉन सेकेंड हर्ट्ज, एंड डायमेंशन T⁻⁻1। इसके बाद क्या है? हाँ, डबल पीरियोडिसिटी, डबल पीरियोडिसिटी, डबल पीरियोडिसिटी। एक्सेलेंट, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है डबल पीरियोडिसिटी। देखो पीरियोडिक का मतलब क्या होता है? पीरियोडिक का मतलब होता है व्हेन समथिंग रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसको क्या बोलते हो तुम? पीरियोडिक। इफ समथिंग रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर 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 बताओ, स्कूल में जाते थे? यस। लेक्चर को लेक्चर नहीं बोलते थे, क्या बोलते थे? पीरियड। क्यों बोलते थे? क्योंकि हर दिन उस टाइम पे वही चीज होने वाली है। हर दिन सुबह 8 बजे जाओगे तो इंग्लिश है तो इंग्लिश है, 9 बजे मैथ्स है तो मैथ्स है, इसलिए क्या बोलते। और ड्यूरेशन भी सेम है, 50-50 मिनट का, 45 मिनट्स का, 1 आवर का, जो भी होगा वो। तो उसको पीरियड क्यों बोलते हो? एक्चुअली पीरियड नहीं है वो आपका लेक्चर है, वो आपका बेसिकली यू कैन से दैट इज अ सेशन इन विच यू विल लर्न समथिंग स्पेसिफिक। तो पीरियड क्यों बोलते हो? क्योंकि वो हर दिन रिपीट होने वाला है, सेम टाइम पे, सेम टाइम के लिए। तो अब तक हमने पीरियोडिसिटी से हमने एक चीज दिमाग में फिट कर ली है, व्हेन समथिंग रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। फॉर एग्जांपल, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रोटेशन 24 आवर, टाइम पीरियड ऑफ मून्स रिवोल्यूशन 27.3 डेज, टाइम पीरियड ऑफ अर्थ रिवोल्यूशन 365 पॉइंट समथिंग डेज। तो पॉइंट समथिंग को निगलेक्ट कर दो, राइट। तो यहाँ पे इन दिस केस जब हम लोग बात करते हैं वेव की, तो वेव्स में डबल पीरियोडिसिटी का मतलब क्या है? थोड़ा सा मुझे एम्पलीट्यूड कम दिखाना पड़ेगा। ओके, तो आई जस्ट शो लिटिल बिट ऑफ लेस एम्पलीट्यूड हियर। सफिशिएंट इनफ। ओके, तो ये डमी लाइन को हटा देता हूँ। गुड। अब डबल पीरियोडिसिटी मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक स्पेसिफिक लोकेशन ले लेता हूँ, इस वे में अगर मैं एक स्पेसिफिक लोकेशन कंसिडर करता हूँ, कोई भी कर लो, ये कर लो, क्या फर्क पड़ता है? टेक एनी स्पेसिफिक लोकेशन, ये ले लो, कहीं भी ले लो। तो एट अ स्पेसिफिक लोकेशन, व्हाट इज दिस पार्टिकल ऑफ द मीडियम डूइंग एट अ गिवन लोकेशन? एक पार्टिकल क्या करेगा? ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा। मतलब हर बार सेम टाइम के बाद वो वापस से वहीं आ जाएगा। मतलब ये क्या करेगा? ये यहां से स्टार्ट करेगा, ऊपर जाएगा, सेम टाइम के बाद वापस आ जाएगा। फिर अगर 2 सेकंड लग गए तो वापस अगले 2 सेकंड के बाद वहीं पे आ जाएगा, फिर 2 सेकंड के बाद वहीं पे आ जाएगा,
फिर 2 सेकंड के बाद वहीं पे आ जाएगा। तो आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यू विल ऑलवेज फाइंड द पार्टिकल एट द सेम पॉइंट। तो ये पीरियोडिक इन टाइम है। सो एट अ गिवन लोकेशन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम performs periodic motion, मतलब you will find that particular particle at the same point after equal interval of time। इसको बोलते हैं periodic in time। something which repeats itself after equal intervals of time is known as periodic in time। so at a given location wave is periodic in time, right? correct। but सपोज मैं एक काम करता हूँ, मैं वेव का फोटो निकाल लेता हूँ। ये फोटो ही निकाला है क्योंकि तुमको मैंने बताया पार्टिकल्स के रेस्ट पे आ जाते हैं क्या? नहीं, ये कंटिन्यूअसली क्या कर रहे हैं? वाइब्रेट। मैंने अगर एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया मतलब मैंने फ्रीज कर दिया। मतलब मैं क्या दिखा रहा हूँ? मैं ये ऐसा शो कर रहा हूँ कि एक गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम था जब मैंने वेव का फोटो निकाल लिया, तो ये पार्टिकल यहाँ पे, ये पार्टिकल यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे है। इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो हमेशा वही रहने वाला है, होने वाला है क्या वैसा? नहीं, दे आर कंटिन्यूअसली वाइब्रेटिंग। तो हमने यहाँ जो ये डायग्राम ड्रॉ किया है, दिस पर्टिकुलर डायग्राम इज एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो देखो दो चीजें हैं। पहले मैंने बोला एट अ गिवन लोकेशन द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम वाइब्रेट पीरियोडिकली एट अ गिवन लोकेशन। जब मैंने लोकेशन बोला तो मैंने लोकेशन को फिक्स किया। वेरिएबल कौन है? टाइम। उल्टा सोचो, टाइम को फिक्स करो। फोटो निकाल लिया तुमने, टाइम फिक्स हो गया, तो वेरिएबल कौन होगा? लोकेशन। अगर आप एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हो तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे इफ यू सी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इफ यू सी लोकेशन टू लोकेशन, मतलब आफ्टर इक्वल डिस्टेंसेस, पहले क्या था? क्रेस्ट। फिर डिस्टेंस के बाद क्या आया? क्रेस्ट। फिर वापस इक्वल डिस्टेंस के बाद क्या आया? क्रेस्ट। फिर वापस इक्वल डिस्टेंस के बाद क्या आया? क्रेस्ट, राइट? So at a given instant of time, the form of the wave repeats itself after equal distances. At a given location, the form of the wave repeats itself after equal intervals of time, and at a given instant of time, the form of the wave, the structure of the wave repeats itself after equal distances। तो पहला था पीरियोडिक इन टाइम, दूसरा पीरियोडिक इन स्पेस। इसको बोलते हो डबल पीरियोडिसिटी। मतलब इक्वल टाइम के बाद भी रिपीट होगा और इक्वल डिस्टेंस के बाद भी सेम स्ट्रक्चर रिपीट होगा, तो इसको बोलते हो डबल पीरियोडिसिटी। एक है पीरियोडिसिटी ऑफ टाइम, एक है पीरियोडिसिटी ऑफ स्पेस। सिंपल। तो ये जो वेव्स है दे आर डबली पीरियोडिक, तो लिख देंगे। वो तो नोट्स में भी दिया है, देखो नोट्स में भी शायद प्रिसाइज करके ही है, इसलिए मैंने चेंज नहीं किया। नोट्स अच्छे से दिया है टेक्स्ट बुक में आपके। waves possess double periodicity at every location the wave motion repeats itself at equal intervals of time, hence it is periodic in time। similarly at any given instant the form of the wave repeats itself after equal distances and hence it is periodic in space। तो doubly periodic हो गए, तो wave is doubly periodic in nature। तो सिंपल। ओके, तो मैं अभी ज्यादा डिटेल लिखूंगा नहीं नोट्स में, तो भाई आई विल से वेव possess double periodicity, since it is periodic, it is periodic in time and space as well as space। क्लियर? बाकी डिटेल तो है ही। एट अ गिवन लोकेशन the wave repeats itself after equal intervals of time, at a given instant of time the wave repeats itself after equal distances। तो वो तो आपको पता ही है। अगला वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वेलोसिटी है, क्या नया है उसमें? नथिंग। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव पर यूनिट टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव per unit time is known as velocity। लेकिन मुझे वेलोसिटी का एक इक्वेशन चाहिए।
अब देखो इक्वेशन बनता कैसे है, सबसे पहले तो पता होना चाहिए वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मैं टाइम पीरियड ले लेता हूँ, इफ आई टेक टाइम टू बी टाइम पीरियड, व्हाट इज टाइम पीरियड? द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक्सीलेंट, वेरी गुड। सपोज ये पार्टिकल था, एक ऑसिलेशन मतलब क्या, क्रेस्ट से स्टार्ट हुआ और वापस क्रेस्ट पे आ गया। कहां से स्टार्ट हुआ? क्रेस्ट से, और वापस कहां पे आ गया? क्रेस्ट पे। उसको क्या बोलोगे? वन ऑसिलेशन, एक चक्कर कंप्लीट, बराबर। और एक चक्कर कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? कैपिटल टी, टाइम पीरियड, बराबर। कहां से स्टार्ट हुआ? क्रेस्ट। और ऑसिलेशन होता कैसे है? क्रेस्ट से स्टार्ट होता है, मीन पे जाता है, ट्रफ पे जाता है, वापस मीन पे आता है, वापस, इसको बोलते हो वन राउंड। अगर मीन से स्टार्ट हुआ होता, मीन से स्टार्ट हुआ होता तो मीन से जाता क्रेस्ट पे, वापस मीन पे, फिर ट्रफ पे, फिर मीन पे, वन राउंड कंप्लीट। ट्रफ से स्टार्ट हुआ होता तो ट्रफ टू मीन टू क्रेस्ट टू मीन टू ट्रफ, एक चक्कर कंप्लीट। ये पार्टिकल स्टार्ट हुआ यहां से, यहाँ पे गया और वापस यहाँ पे आया, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। यस, कितना टाइम लगा? टाइम पीरियड। हम इसको ऐसा इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ आया, मतलब यहाँ से यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। देखो, क्रेस्ट से कहाँ गया? मीन पे, मीन से कहाँ गया? ट्रफ पे, ट्रफ से कहाँ गया? मीन पे, मीन से कहाँ गया? तो एक राउंड में डिस्टेंस कितना कवर हो गया? वेवलेंथ। तो एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना कवर हो गया? वेवलेंथ, बराबर। तो फॉर्मूला बनते ऐसे है। कभी कभी लगता है कि कहाँ से आ गया फॉर्मूला, वैसे नहीं आता है, वो कॉन्सेप्ट से आता है। जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसके सब क्लियर है, नहीं तो फिर फिजिक्स के साथ 5 साल भी स्ट्रगल करते रहो, गए क्लीन बोल्ड। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, डन, खत्म, फिजिक्स नहीं होगा लाइफ में। तो रिमेंबर, एक टाइम पीरियड में क्रेस्ट टू क्रेस्ट, सिर्फ मैं स्ट्रेट लैंग्वेज में क्या देख रहा हूँ? क्रेस्ट टू मीन टू ट्रफ टू मीन, तो क्रेस्ट टू क्रेस्ट कितना? वेवलेंथ। अब तुमने ही बताया, मैंने तो कुछ नहीं बोला, तुमने बोला वेलोसिटी इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक टाइम पीरियड में, और टाइम पीरियड को डिनोट करते हो कैपिटल टी से, एक टाइम पीरियड में डिस्टेंस कितना? और वन अपॉन टाइम पीरियड को तुमने ही बोला क्या? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हो एन से या फिर एफ से, तो क्या आ गया? देखा ये इक्वेशन, v इक्वल टू एन, यस, यूज किया है आपने, v इक्वल टू एन लैम्बडा। तो ये ऐसा डिराइव होता है, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। अब एक इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, देखो, लाइट की मैं बात करूं अगर, या फिर किसी भी वेव की बात करूं, लाइट आता है एक मीडियम से, जाता है दूसरे मीडियम में। एयर से आया, वाटर में गया, एयर से आया, ग्लास में गया, एयर से आया, वाटर में गया, वाटर से ग्लास में गया, एयर से आया, ग्लास में गया, ग्लास से वाटर में गया। तो मीडियम चेंज होता रहता है। तो समथिंग दैट डज नॉट चेंज इज फ्रीक्वेंसी, चेंज क्या होता है? वेवलेंथ। इस पे जेई में क्वेश्चन आया, थ्योरेटिकल जेई में, व्हेन अ वेव changes its medium, which of the following quantity remains constant? फ्रीक्वेंसी। तो जब मीडियम चेंज होता है तो क्या कांस्टेंट रहता है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज। गुड। तो बाकी के बेसिक डेफिनेशन देखेंगे हम लोग कल। डन फॉर टुडे।